गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 आपके हिंदी विषय के संक्षेप नामक पुस्तक का पाठ 2 स्मृति, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। एक संस्मरण है। श्री राम शर्मा शिकार साहित्य इन्होंने लिखा। इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। 1967 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ। इन्होंने शिकार साहित्य लिखा और उसी से जुड़ी हुई एक स्मृति है, एक याद है उनकी, एक संस्मरण है ये, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की एक घटना का चित्रण किया। किस तरह से बच्चों में इस तरह की भावनाएं हुआ करती हैं, कितना साहस होता है। एक भय जो घर के व्यक्तियों के नाराज होने या उनके द्वारा पिटने के कारण जो मन में उत्पन्न होता है, उस पिटाई से बचने के लिए किस तरह से बच्चे कितने साहसिक कार्य तक कर जाते हैं, जिससे उनके घर वालों को ये कुछ भी उनके बारे में पता न चले और उनकी शिकायत वहाँ तक न पहुँचे। ऐसी ही एक घटना का वर्णन किया है यहाँ पर लेखक ने। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। बचपन किस तरह से बीतता है। बचपन में बच्चे खेलने, पेड़ों पर चढ़ने, फल तोड़ने, इस तरह के कार्यों में पूरी तरह से रुचि लेते हैं और घर वालों के मना करने के बाद भी इस तरह के कार्यों को करने से पीछे नहीं हटते। भले ही इसके लिए उन्हें बाद में डांट खानी पड़े, मार खानी पड़े, लेकिन इतना सब होने के बाद भी अगले दिन वो इस कार्य के लिए तैयार रहते हैं। 1908 ईस्वी की बात है। लेखक ने बताया दिसंबर का अंत या जनवरी का प्रारंभ रहा होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा जो बहुत अधिक शीत होता है, बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, ऐसे सर्दी का समय था। 2-4 दिन पूर्व ही कुछ हल्की सी बारिश हुई थी, जिसके कारण शीत की भयंकरता और अधिक बढ़ गई थी, अर्थात सर्दी और अधिक तीव्र हो गई थी, तेज हो गई थी। शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे और लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ करके खा रहा था। झरबेरी, बेरी तो आप लोग जानते होंगे, बेर भी जानते हैं। बेर जिसका फल है उस पेड़ को बेरी कहते हैं। जो यहाँ देखते हैं हम लोग, वो बेरी बड़ी होती है। एक बहुत छोटी बेरी होती है जिसे झरबेरी कहते हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं झाड़ियों के आकार के, उसमें छोटे छोटे से बेर आते हैं जो पकने के बाद लाल और पीले रंग के होते हैं। पीला और अधिक जब पक जाता है तो लाल रंग का हो जाता है। तो उसे लेखक ने बताया कि हम झरबेरी के बेर तोड़ करके खा रहे थे, तभी गांव के किसी आदमी ने हमें पुकारा और हमें बताया कि हमारे भाई साहब हमको बुला रहे हैं।
शीघ्र ही हमें घर पहुंचना है। और भाई साहब के बुलाने की बात जब उन्होंने बताई तो हम डर के मारे कांप गए। हमारे मन में एक भय उत्पन्न हो गया कि ऐसा हमने कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण भाई साहब हमको बुला रहे हैं। निश्चित रूप से अब हम पर डांट पड़ेगी या हमको मार पड़ेगी। छोटा भाई भी हमारे साथ था, इसलिए हम दोनों ही सहमे हुए डर से चले जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेर खाने के अपराध के कारण ही हमारी पेशी हो रही हो या हमको बुलाया गया हो। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का डर भय दूर हुआ, पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ, तेज़ी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाएं, ये बड़ी ज़रूरी है। घर जाते हुए भाई साहब के सामने जाते हुए लेखक के मन में आशंका थी, डर था, भय था कि न जाने किस अपराध में हमें बुलाया गया है। और यही सोचता हुआ जा रहा था कि कहीं बेर तोड़कर खाने के अपराध में तो डांट नहीं पड़नी है। लेकिन जैसे ही डरते डरते भाई साहब के सामने पहुँचे तो देखा कि भाई साहब चिट्ठियाँ लिख रहे थे। मन का भय थोड़ा कम हुआ और जब भाई साहब ने ये कहा कि इन पत्रों को ले जाकर के मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ, जो उनके गांव से दूर एक गांव था, उससे बड़ा रहा होगा, जहां पोस्ट ऑफिस था, डाकखाना था, तो उन्होंने कहा कि उस डाकखाने में इन चिट्ठियों को डाल दो और थोड़ा जल्दी जाना, जिससे शाम की डाक से ही ये चिट्ठियाँ निकल जाएं। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। सर्दी का समय था, जाड़े के दिन थे और हवा, ठंडी हवा चल रही थी जो हड्डियों तक को ठिठुरा रही थी। इतनी अधिक ठंडी हवा थी, इसलिए लेखक ने कहा कि हमने धोतियों से अपने कानों को बांधा। धोती जो उस समय पुरुष लोग पहना करते थे। और माँ ने भुनवाने के लिए कुछ चने दे दिए। आप लोग जानते होंगे, चने भुने हुए बाज़ार से आप लोग खरीदते होंगे। इनको पहले चने की अच्छी खेती होती थी, लोगों के घरों में होते थे, तो भुनवाने के लिए एक स्थान पर ले जाते थे जिसे भाड़ बोला जाता था, वहाँ पर ले जाया जाता था उनको भुनवाने के लिए। तो माँ ने भुनवाने के लिए उनको चने दे दिए, एक धोती में बांध दिए और दोनों भाइयों ने अपना अपना डंडा उठाया। डंडे के लिए लेखक ने कहा कि उस समय अपने उस बबूल के डंडे से हमें इतना प्रेम था, इतना लगाव था कि उसे अपने से कभी अलग नहीं करते थे, जितना लगाव आज इस उम्र में राइफल से भी नहीं है। हमारा वह डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन अर्थात ईश्वर तक पहुंचाने का जो साधन था सर्पों को, वो हमारा डंडा उनके लिए बन चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। लेखक ने अपने डंडे की विशेषता बताई कि वो डंडा अनेकों सांपों को उनकी मृत्यु का दर्शन करा चुका था
उनको ऊपर भेज चुका था, ईश्वर के पास भेज चुका था या उनको मार चुका था। दूसरे, हम विद्यालय जाते थे मक्खनपुर, तो रास्ते में जो बाग पड़ता था, प्रतिवर्ष उस डंडे के द्वारा ही आम के पेड़ों से आम झूरे जाते थे, अर्थात आम उनसे तोड़े जाते थे, गिराए जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा भी, मूक जो बोल नहीं सकता था, लेकिन वो मूक डंडा भी मुझे सजीव प्रतीत होता था, जीवंत प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि वह मेरा एक साथी है। इस तरह से हम दोनों ही भाई प्रसन्न बदन, आनंदित होते हुए, प्रसन्न होते हुए मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। और चिट्ठियों को लेखक ने बताया कि मैंने अपनी टोपी में रख लिया था। टोपी जो सिर पर लगाए हुए था, उस टोपी के अंदर उन चिट्ठियों को रख लिया, क्योंकि जो कुर्ता पहने हुए था लेखक, उस कुर्ते में जेबें नहीं थी, अर्थात रखने के लिए, चिट्ठियों के लिए और कोई उचित स्थान नहीं था। तो लेखक ने उन चिट्ठियों को अपनी टोपी में रख लिया। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फर्लांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। दोनों भाई, अब क्योंकि इससे पहले एक भय था, भाई साहब कहीं पिटाई नहीं करेंगे, न डांटेंगे तो नहीं, वो सब भय दूर हो गया। बाहर घूमने का मौका मिल गया, तो दोनों ही प्रसन्न मुख थे, दोनों ही आनंदित थे। और उछलते कूदते एक ही सांस में 4 फर्लांग की दूरी उन्होंने तय कर ली। जिस तरह से आप लोग देखते होंगे किलोमीटर, मील होते हैं, उसी तरह से एक माप होती है रास्ते की दूरी की, फर्लांग जिसे बोलते हैं। 4 फर्लांग की दूरी उन्होंने तय की और एक कुएं के पास पहुंच गए। वो रास्ते में पड़ता था, दोनों गांव के मध्य का जो रास्ता था, उस रास्ते में वो कुआं पड़ता था। और उस कुएं में लेखक ने बताया कि एक भयानक काला सर्प गिर गया था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। 24 हाथ गहरा, आप अनुमान लगा सकते हैं, लगभग 35-36 फीट गहराई उस कुएं की रही होगी। उसमें पानी न था, उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। उस कुएं में पानी नहीं था, कच्चा था, और न जाने कैसे वो काला सर्प उस कुएं में गिर गया था, ये लेखक को नहीं पता। लेकिन कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उलझने की सूझी। लेखक ने कहा वो सर्प उसमें कैसे गिर गया था हमें नहीं पता, कब गिर गया था ये भी नहीं पता, लेकिन उस कुएं में सर्प के होने का ज्ञान हमारा 2 महीने का था। अर्थात पिछले 2 महीने से हमको ज्ञात था कि इस कुएं में सर्प पड़ा हुआ है। और बच्चे बड़े नटखट होते हैं, शैतान होते हैं, शरारती होते हैं। जो कार्य उनको नहीं करना चाहिए उसके लिए भी उतावले रहते हैं। जो मक्खनपुर विद्यालय को पढ़ने जाता था लेखक, उसके साथ जो जाने वाले विद्यार्थी थे, लेखक ने कहा हमारी जो टोली थी, जो एक यूनिट थी, एक इकाई थी, एक जो उनका दोस्तों का मंडल था, वो पूरा बानरों की टोली थी। उन्होंने कहा बानरों की टोली थी, अर्थात बानर इस तरह से शरारती होते हैं, उछल कूद करना, निरर्थक कार्य करना, इसी तरह के कार्य बच्चे भी किया करते हैं। तो एक दिन लेखक ने बताया हम स्कूल से लौट रहे थे तो हमें न जाने क्या सूझा, उस कुएं में उझकने की सूझी, उस कुएं में झांक करके देखने की सूझी। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक डेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है, उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। पर ज्यों ही कुएं में ज्यों ही डेला गिरा त्यों ही एक पुचकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस पुचकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है।
उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली कूद पुरस्कार पर कह लगाए। उस कुएं में सबसे पहले झांक कर देखने वाला मैं ही था। मैंने झांक करके उस कुएं में एक मिट्टी का ढेला फेंका। जिज्ञासा केवल इतनी थी कि उस कुएं में मिट्टी के ढेले की आवाज़ कैसी होती है, उसकी प्रतिध्वनि कैसी होती है, मेरी प्रतिध्वनि कैसी होती है। लेकिन जैसे ही ढेला फेंका, उस कुएं से एक फुसकार की आवाज़ सुनाई दी, और जैसे ही फुसकार सुनाई दी, हम किनारे पर खड़े हुए सभी भौचक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, अचानक से इस अचंभित रह गए। उसी तरह से एक उदाहरण दिया यहाँ लेखक ने, जिस तरह से कोई मृग समूह, हिरणों का झुंड अपनी मस्ती में चल रहा हो, घूम रहा हो, और अचानक समीप से किसी कुत्ते की आवाज़ सुनाई दे जाए तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। उसी तरह से हम सब भी आश्चर्यचकित हो गए, भयभीत हो गए। किंतु फिर सभी ने उस कुएं में एक एक ढेला फेंका और उस सर्प की क्रोधपूर्ण फुसकार को सुनकर के आनंदित होने लगे, प्रसन्न होने लगे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। ये उनका रोज का नियम बन गया। जब भी वो स्कूल जाते थे तब और स्कूल से लौटते थे तब दोनों ही तरफ से नित्य रोजाना उस कुएं में मिट्टी के ढेले फेंके जाते थे और उस सर्प की फुसकार को सुनकर के आनंद लिया जाता था। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। लेखक ने बताया, मैं सबसे पहले दौड़ करके उस कुएं पर पहुंचता था और अपने सिर की टोपी को एक हाथ से उतार करके दूसरे हाथ से उसमें ढेला फेंका करता था। टोपी के बारे में मैंने आपको बता दिया। पहले सभी सिर ढकने के लिए टोपी का प्रयोग किया करते थे। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। लेखक ने बताया, विद्यालय आते जाते समय कुएं में ढेला फेंकना, एक हाथ से टोपी उतारना, ये हमारा नित्य का क्रम था और उस सर्प की फुसकार को सुनना हमारी एक आदत बन गई थी। आज भी जब लेखक अपने भाई, छोटे भाई के साथ चिट्ठी डालने के लिए, पत्र डालने के लिए जा रहा है, तो जैसे ही वो कुएं के समीप पहुँचे, वही प्रवृत्ति जागृत हो गई लेखक के मन में और बिना कुछ सोचे समझे वो मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृगशावक के पीछे छोटा मृगशावक हो जाता है। लेखक के मन में वो भाव जगा, वो कुएं की तरफ बढ़ा और छोटा भाई भी उसके पीछे पीछे इस तरह से चल दिया जैसे किसी बड़े मृगशावक के पीछे, हिरण का बड़ा, थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो, उसके पीछे छोटा बच्चा। तो जिस तरफ वो बड़ा बच्चा जाता है, छोटा बच्चा भी उसके पीछे पीछे लगा रहता है। ठीक यही स्थिति उसके छोटे भाई की भी थी। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। लेखक ने कहा, मैंने कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और जो रोज की आदत में था, एक हाथ से टोपी उतारना, दूसरे हाथ से ढेला फेंकना, तो उसी आदत के अनुसार मैंने एक हाथ से टोपी उतारी और दूसरे हाथ से कुएं में ढेला फेंक दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। लेकिन लेखक ने कहा, जैसे ही मैंने ढेला फेंका, टोपी उतारी, मुझ पर बिजली सी गिर गई, वज्रपात हो गया। क्यों? क्योंकि उस टोपी के उतारते ही टोपी में रखी हुई वो चिट्ठियाँ उस कुएं में गिर गई। और जैसे ही चिट्ठियों को कुएं में गिरते हुए लेखक ने देखा, उसे नहीं पता, लेखक ने कहा, आज तक मुझे पता नहीं है कि मेरे द्वारा ढेला फेंका हुआ गया, उसके बदले में सांप ने फुसकार दी या नहीं दी, मुझे आज तक नहीं ज्ञात।
टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। जैसे ही टोपी हाथ में ली, टोपी के अंदर रखी हुई तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई उस कुएं में गिरती हुई मुझे दिखाई दी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। उदाहरण दिया एक लेखक ने, जिस तरह से चरते हुए हिरण की आत्मा गोली लगते ही निकल जाती है शरीर से और वह केवल तड़पता हुआ रह जाता है, उसी तरह वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। वो चिट्ठियां जैसे ही टोपी से निकली, मुझे लगा कि जैसे मेरी जान ही निकल गई हो। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा। उन गिरती हुई चिट्ठियों को पकड़ने के लिए मैंने प्रयास भी किया, एक झपट्टा भी मारा उनको पकड़ने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता, उसी तरह से मैंने उन चिट्ठियों पर झपट्टा मारा, जैसे कोई घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते हुए देख करके उस पर झपटता है, लेकिन चूंकि घायल भी होता है इसलिए वो उसको पकड़ नहीं पाता। उसी तरह से मैंने उन चिट्ठियों पर झपट्टा तो मारा, उन्हें पकड़ने का प्रयास तो किया, लेकिन मैं उनको पकड़ नहीं सका। पर वे तो पहुँच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता, लेकिन वो चिट्ठियाँ तो मेरी पकड़ से बाहर हो चुकी थी और उन चिट्ठियों को पकड़ने के चक्कर में मैं स्वयं कुएं में गिरने से बाल बाल बच गया। अब आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से कभी कभी थोड़ी सी असावधानी हमें कितने बड़े संकट में डाल देती है। आज लेखक की वो एक आदत जो बार बार आते जाते रास्ते में सर्प को परेशान करने की थी, यद्यपि लेखक उस समय नहीं जानता था कि ये कार्य ठीक है या नहीं है। किसी भी जीव जंतु को छेड़ना, परेशान करना ये मानवता नहीं है, लेकिन बालपन में लेखक की समझ में ये बात नहीं आती थी और आज अपनी उस गलती का ये कितना भयानक परिणाम लेखक के सामने आया। वो चिट्ठियाँ उसमें गिर चुकी थीं और अब लेखक के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों भाई कुएं की पाट पर बैठे रो रहे थे, छोटा भाई डाढ़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्योग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू घुलक ही जाते थे। अब वो दोनों भाई कुएं की किनारी पर बैठे हुए, पाट कहते हैं जो किनारा है, कुएं के किनारे पर बैठे हुए दोनों भाई रो रहे थे। छोटा भाई तेज तेज रो रहा था, दहाड़े मार मार करके रो रहा था और बड़ा भाई अर्थात लेखक चुपचाप आंसू बहा रहा था। जिस तरह से पतीली आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन भगोना जानते हैं। आज के समय में भगोने का प्रयोग होता है, पहले पतीली का प्रयोग होता था। तो जब वो आग पे चढ़ी होती है तो उसमें जब भाप बनती है तो वो जो ढक्कन होता है उसका वो ऊपर उठ जाता है, गिर जाता है। उसी तरह से और जैसे ही उठता है उसमें से पानी कुछ बाहर निकल जाता है। उसी तरह से लेखक कहता है निराशा, पिटने का भय और जो मन का उद्वेग था, जोर जोर से रोने की जो भावना आ रही थी, वो आंखों के आंसुओं के रूप में पानी के लुढ़कने पर थोड़ी सी शांत हो जाती थी। पलकें उसको रोकने का प्रयास करती थी, लेकिन कपोलों पर, गालों पर आंसू घुलक ही जाते थे, आ ही जाते थे और माँ की याद आने लगी। बच्चा जब किसी
समस्या में होता है, परेशानी में होता है, तो सबसे श्रेष्ठ संरक्षण उसे अपनी माँ ही दिखाई देती है। वो ये सोचता है कि माँ के पास पहुँचने पर, माँ की गोद में पहुँचने पर मैं सभी परेशानियों से मुक्त हो जाऊँगा। इसलिए आप लोग देखते होंगे जब हम किसी कठिनाई में गिरते हैं, किसी परेशानी में गिरते हैं, अचानक से हमें कोई चोट लगती है, तो हमारे मुख से भी सबसे पहले माँ शब्द ही निकलता है, क्योंकि माँ ही है वो जो हमें सारी परेशानियों से बचा करके रखती है। लेखक को माँ की गोद याद आ रही थी और वो विचार कर रहा था, सोच रहा था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। अब याद आ रहा था कि माँ आ जाए और हमें अपने हृदय से लगा करके हमें शांत कर दे, सांत्वना दे और कहे कोई बात नहीं है, चिट्ठियाँ गिर गई तो गिर जाने दो, फिर से चिट्ठियाँ लिख जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी न होना था, न हुआ। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। अनेकों विचार घुमड़ रहे थे लेखक के मन में उस समय। कभी विचार आता कि माँ मुझे अपने हृदय से आकर के लगा ले और कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर से लिख जाएंगी। एक मन में विचार आया कि कुएं में बहुत सारी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर के कह दिया जाए कि चिट्ठियाँ डाल आए। लेकिन उस समय लेखक ने कहा कि हम झूठ बोलना नहीं जानते थे। और बहुत स्वाभाविक सी बात होती है, बच्चा जब तक निश्चल रहता है, प्रकृति के सानिध्य में रहता है, तब तक वो झूठ बोलना सीखता भी नहीं। वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, परिवार स्वयं उसको सिखाता है झूठ बोलना, जबकि कहा उससे ये जाता है कि सच बोलना है। लेकिन धीरे धीरे परिवारीजन खुद उस बच्चे को झूठ बोलने का अभ्यास कराते रहते हैं और फिर वो पूरी तरह से पारंगत हो जाता है, निपुण हो जाता है। तो लेखक ने कहा उस समय हमें झूठ बोलना नहीं आता था और फिर एक जिम्मेदारी का बोझ भी था कि यदि ये चिट्ठियाँ नहीं पहुँचेंगी तब क्या होगा। तो इस तरह से मैं जिम्मेदारी के बोझ से दबा हुआ बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। इसी तरह सोचते विचारते लेखक ने कहा लगभग 15 मिनट का समय बीत गया। शाम का समय था, अंधेरा हो रहा था, दिन का बुढ़ापा बढ़ने लगा था, अर्थात दिन अस्त होने का समय था, समापन की ओर था। मन में भय भी था और एक जिम्मेदारी का बोझ भी था। भय ये था कि यदि सच बता करके सच जाकर के बताया गया तो निश्चित रूप से मार पड़नी है, पिटाई होनी है, और यदि नहीं बताते हैं तो ये जिम्मेदारी है हमारी, चिट्ठियाँ कैसे पहुँचेंगी, क्या होगा। तो इस तरह की दुधारी तलवार, दुधारी जिसके दोनों तरफ धार है, चाहे इधर से चाहे उधर से, दोनों तरफ से ही वो उतनी ही घातक है, उतनी ही तेज है। तो दोनों ही स्थितियों में, झूठ बोलने पर भी और सच बोलने पर भी, दोनों ही स्थितियों में लेखक को भय प्रतीत हो रहा था। इसलिए दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मन में जब हम कोई दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, कोई निर्णय, ठोस निर्णय ले लेते हैं, तो फिर हमारी सारी शंकाएं, सारी समस्याएं निर्मूल सिद्ध हो जाती हैं। सभी समस्याओं से हम निजात पा लेते हैं। हम अपने कर्तव्य निष्ठा या अपने मन में जब पूरी तरह से एक संकल्प ले लिया करते हैं, और ऐसा ही संकल्प उस लेखक ने भी ले लिया। मेरी दुविधा भी दूर हो गई, कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया।
लेखक ने कहा मेरी दुविधा असमंजस की स्थिति, क्या करें क्या न करें, इस असमंजस में पड़ा हुआ था लेखक अभी तक। लेकिन जब उसने एक दृढ़ संकल्प लिया तो उसके वो दुविधा समाप्त हो गई और उसने ये निर्णय किया कि कुएं में घुस करके उन चिट्ठियों को निकाला जाए। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। लेखक ने कुएं में घुसकर के चिट्ठियां निकालने का निर्णय कर लिया, लेकिन कितना खतरनाक निर्णय था, कितना भयानक निर्णय था। लेकिन लेखक ने कहा जब कोई मरने के लिए ही तैयार हो जाए तो उसके लिए फिर कुछ भी खतरनाक नहीं है, कुछ भी भयानक नहीं है। उसे चाहे मूर्खता कहा जाए या बुद्धिमत्ता, दोनों ही स्थितियां होती हैं। मृत्यु से भय न लगना या तो मूर्खता की श्रेणी में आता है या फिर बुद्धिमत्ता की, जिसे ज्ञान उत्पन्न हो गया। जिस व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जो इस संसार की असारता को समझ जाता है, इस शरीर की नश्वरता को समझ जाता है, वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। या फिर जिसे ज्ञान ही नहीं है, जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, वो नहीं जानता कि इस कार्य को करने से मुझे क्या लाभ होना है, क्या हानि होनी है। ऐसी ही स्थिति उस समय लेखक की थी। वह अकेला ही सारे संसार से भिड़ने के लिए तैयार हो चुका था। वो मृत्यु से भिड़ने के लिए तैयार हो गया था। अब इससे अधिक तो और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जब सारे संसार से भिड़ने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होना है, फल क्या होना है, वो इसके बारे में चिंता नहीं करता, क्योंकि लेखक ने कहा फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। गीता में कहा गया था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, फल तो उस ईश्वर के हाथ में है। हम बिना फल की इच्छा किए हुए अपने कर्म के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही है हमारा कर्तव्य। और लेखक ने भी इसी कर्तव्य को निर्वहन करने का विचार किया। उसने कहा मुझे अपना कार्य करना है, अब परिणाम क्या होगा नहीं पता, ये ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि फल तो उसी के हाथ में होता है। दूसरी शक्ति क्या है, अर्थात ईश्वर। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार था। विषधर जो सर्प था, विष को धारण किए हुए था, ऐसे सर्प से भिड़ने के लिए भी मैं उन चिट्ठियों के लिए तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था, मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। हमने शर्त स्वीकार कर ली थी। अब चाहे मृत्यु का वर्ण करना पड़े, मृत्यु को गले लगाना पड़े, या फिर हमें सर्प से बचकर के नया जीवन मिल जाए, इनमें से हम अब किसी पर भी विचार नहीं कर रहे थे। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। लेकिन लेखक के मन में एक दृढ़ विश्वास था, इससे पहले भी लेखक न जाने कितने सर्पों को मार चुका था। तो यही एक विचार उसके मन में आया कि कुएं में घुस करके मैं पहले अपने डंडे से उस सांप को मार दूंगा और उसके बाद चिट्ठियाँ उठा लूँगा। ऐसी धारणा को बल प्रदान करते हुए लेखक ने कुएं में घुसने की बात विचार की, मन में सोची। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा। यहाँ से आगे हम अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।